आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। गांधी युग से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए पहले हम जानेंगे गांधी युग। गांधी युग में गांधी जी का क्या माने भूमिका थी, गांधी जी का गांधी जी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था, याद रखिए। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसी के नाम से 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। पिता करमचंद गांधी थे और माता का नाम पुतलीबाई गांधी थे। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी जी 13 वर्ष में ही शादी हो चुकी थी। कस्तूरबा गांधी भी 13 ही वर्ष के थे। पढ़ाई उसका 1889 से 91 बैरिस्ट्री इंग्लैंड गए। उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए गांधी जी। बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की। फिर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। फिर डरबन से विक्टोरिया यात्रा के क्रम में मैनेसवर्ग में रेल कांड हुआ। मैनेसवर्ग में क्या हुआ? रेल कांड हुआ। उसमें गोरे काले का भेद के बारे में एहसास हुआ। उसमें क्या किया गया कि जितना भी गोरा काला का भेद हुआ, इसमें काले लोगों को ट्रेन से उतार दिया गया। इस कारण से उसे एहसास हुआ कि इसे यह गोरे काले के भेदभाव को हटाना होगा। याद रखिए, डरबन से विक्टोरिया किस रेलवे स्टेशन में? मैनेसवर्ग। 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। फिर 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक की रचना की। किसने की? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने। फिर 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक कितना 1909 में कौन किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गांधी युग की शुरुआत 1917 से 1947 ईस्वी तक। गांधी युग की शुरुआत कब की गई? 1917 से 1947 ईस्वी तक। 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए। जब वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? 9 जनवरी 1915 में भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद उन्होंने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु चुना। महात्मा गांधी जब यहाँ भारत आए तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु चुना। उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारे जब प्रथम विश्व युद्ध के समय ही वो भारत आए तो प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत सारे सिपाही की ज़रूरत थी, तो उन्होंने भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि ब्रिटिश सिपाही में भर्ती होने के लिए। इसलिए ब्रिटिश ने उसे महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी। ब्रिटिश ने किसी का संज्ञा दी? सार्जेंट की संज्ञा दी महात्मा गांधी को, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौर में ही भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को कहा था, इसलिए यही मुख्य रीजन था। फिर 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की कहाँ की स्थापना की? 1916 में इन्होंने महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसी क्रम में राजकुमार शुक्ल जो चंपारण बिहार के नेता थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, क्योंकि उस समय वहाँ तीन कठिया प्रणाली चल रहा था जिसमें किसानों का शोषण हो रहा था। जिसमें तीन कठिया प्रणाली से नील की खेती, तीन कठिया प्रणाली मीन्स 20 बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। नील की खेती इसलिए करवाते थे क्योंकि उससे अंग्रेजों को बहुत ही लाभ था, और नील की खेती करने से वहाँ के नील की खेती करने से उर्वरकता शक्ति जो होती थी भूमि की खत्म हो जाती थी, इसलिए किसान लोग नहीं करना चाहते थे। इसी के विरोध में किसानों लोग ने और राजकुमार शुक्ल जो वहाँ के नेता थे उन्होंने नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह किया और चंपारण सत्याग्रह में इससे सफल रहे। इसके बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी विख्यात होने लगे, एक अग्रणी नेता के रूप में जाने लगे। फिर 1917 में जब वो तीन कठिया प्रणाली का विरोध किया तब उन्होंने तीन कठिया प्रणाली को ख़त्म कर दिया और 25% लगान भी माफ़ किया।
इसी क्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी को क्या कौन सी उपाधि दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इसी दौरान जब वो बहुत ही अग्रणी नेता के रूप में जाने जाने लगे तब उसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। फिर 1918 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल मजदूरों को बोनस न दिया जा रहा था। इसी विरोध में उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर भूख हड़ताल की। पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कहा कि अहमदाबाद में मिल जब विद्रोह हुआ था उसमें। इसमें गांधी जी सफल हुए, मतलब इसमें भी गांधी जी सफल रहे। फिर 1918 में उन्होंने खेरा में गुजरात में आंदोलन में भाग लिया। खेरा गुजरात नामक आंदोलन में भाग लिया। इसके प्रमुख सहयोगी वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ भी उन्होंने फसल नष्ट करने के बाद जो लगान की मांग थी इसलिए उन आंदोलन से में भाग लिया। मतलब जब फसल नष्ट हुआ तो लगान की मांग थी, इस कारण इसी विरोध में उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और सफल रहे। इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने अग्रगामी नेता के रूप में जाने जाने लगे। इसी तरह उन्होंने अग्रगामी नेता के रूप में जाने जाने लगे और उसको हर जगह उसे एक अच्छा उपाधि मिलने लगा। फिर उसी बीच खिलाफत आंदोलन हुआ, 1919 से 22 तक चला। तुर्की में मुसलमानों के नेता थे जो खलीफा थे, जिसको खलीफा कहा जाता है। इसके साथ ब्रिटिश अनैतिक व्यवहार करते थे। इसी कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। पहले अली बंधुओं ने किया, बाद में गांधी जी को इसका नेता चुना गया। उन्होंने इस आंदोलन के जरिए सभी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसी कारण खिलाफत आंदोलन का संचालन किया। काफ़ी हद तक तीव्र होता चला गया, धीरे धीरे ये भी सफल ही रहे। इसी बीच जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, बहुत सारे ऐसा हुआ जिस कारण से ये भी सफल रहा। फिर असहयोग आंदोलन, उन्होंने 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चलाया। इन्होंने नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित किया। एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। मतलब ये मूर्खतापूर्ण विरोध, इसमें असहयोग आंदोलन में उसका मांग था स्वदेशी का इस्तेमाल और विदेशी का बहिष्कार। इसी बीच चौरा चौरी कांड की घटना हुई। चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था? 22 सिपाही को एक थाने में बंद करके आग लगा दी गई थी, जिस वजह से यह हिंसात्मक कांड हुआ, जिस कारण से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 11 फरवरी 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। इस कारण बहुत सारे नेता गुस्सा हो गए, जैसे चित्तरंजन दास, ये सब जो हमारे नेता थे, मोतीलाल नेहरू, ये इसके अगेंस्ट गए क्योंकि ये इनका मेन मकसद था इस हिंसात्मक द्वारा आंदोलन करने का, हिंसात्मक द्वारा नहीं आंदोलन करने का था। इसका मेन ही मकसद था गांधी जी का, इसलिए इन्होंने चौरा चौरी कांड को हिंसात्मक करके वापस ले लिया। फिर जब कितने नेता ने इससे दुखी हो गए, उसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी मार्च 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसमें विधान परिषद को चुनाव में भाग लेना था। फिर 1924 में चित्तरंजन दास और गांधी जी के साथ समझौता हुआ। उसके बाद 1924 में जब फिर चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, उसके बाद वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1924 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए महात्मा गांधी। इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 से 1934 तक रहा। 1930 में 11 सूत्री मांग की गई। 1930 में गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग की गई। उस समय इरविन के पास थी। 11 सूत्री को मांग पूरा न करने पर उन्होंने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर नमक उठाकर तोड़ा। माने उन्होंने 11 सूत्री मांग पूरा नहीं होने पर वो दांडी यात्रा पे गए और दांडी मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंचकर नमक उठाकर उन्होंने इस कानून को, इसके बाद उन्होंने सवर्ण आंदोलन की शुरुआत कर दी। आप जानेंगे कभी कभी पूछता दांडी मार्च में कितने सहयोगी गए थे? 78 सहयोगी गए थे। कितने मील चले थे? 241 मील दूरी चले थे गांधी जी। इसी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही। जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही।
15 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। उसी समय 15 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद उसी समय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में द्वितीय का, 1932 में तृतीय। इसमें गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम और द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। फिर उन्होंने उसी समय 1932 जब हो रहा था तो इरविन और भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए आरक्षण सीट चाहते थे, इसलिए गांधी जी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने पूना पैक्ट समझौता किया। भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट 1932 में। 26 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इसमें 71 से बढ़ाकर आरक्षित सीट 147 कर दी गई। इसमें दलितों का सीट कितना किया गया, 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। इसमें भाग लेने वाला प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता, पहला सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, इसको किसके नाम से जाना जाता है, दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, उसी बीच गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में है। इसको ही अगस्त क्रांति के रूप में 8 अगस्त को हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी। इस समय अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को कहाँ रख दिया, आगा पैलेस। लेकिन यह विद्रोह दबा नहीं, विद्रोह नियंत्रण चलता गया और बाद में इसकी जीत हुई और भारत 2 भागों में विभाजित हुआ। उसके बाद 1947 में हमारा जो भारत था 2 भागों में हमारा भारत को आज़ादी मिली। और आज़ादी के समय जब वो महात्मा गांधी आज़ादी के समय कहाँ थे, कलकत्ता में थे। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो फिर 1 साल बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी मारे गए, गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस तरह हमारा गांधी जी का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। गांधी जी के बारे में जाने, गांधी जी ने किस किस आंदोलन में का अपना नेतृत्व दिखाया, गांधी युग में क्या क्या हुआ, गांधी जी के बारे में जाने। गांधी जी ने गांधी शुरुआत होने से पहले क्या क्या किए, इसके बारे में हम लोग जाने अच्छे से। इससे अगर इसको 1-2 बार देखें तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी तरह का मिस्टेक हो तो सपोर्ट कीजिएगा।